नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, याद कीजिए, जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक घमंडिया गठबंधन जो बन करके तैयार हुआ है, एक दिन छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रधानमंत्री का यह कथन आज चरितार्थ हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री को इतना आत्मविश्वास था कि वो गठबंधन को तोड़ देंगे, गठबंधन को कमजोर कर देंगे या गठबंधन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। यह तो मानना ही पड़ेगा कि आज के सियासी जगत में सबसे बड़े सियासत के खिलाड़ी नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं। इनके सामने सारे के सारे पॉलिटिशियन पसंगे हैं, कुछ भी नहीं है। तो जून 2023 को जो उन्होंने कहा था, उससे आज लगभग पूरा कर दिया है और इंडिया गठबंधन को सिर्फ धक्का नहीं लगा है, बल्कि वह टूट के कगार पर खड़ा है। और यही घटनाक्रम चलता रहा तो कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा, इसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। और हमें लगता है कि कांग्रेस भी यही चाहती है। बहरहाल, बिहार में जो खेला हो रहा है, नीतीश कुमार जिस तरह से पलटू राम की छवि को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बार फिर पलटी मारने, गुलाटी मारने की कवायद करने वाले हैं, इससे यही कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में इनका योगदान भले ही रहा हो, इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में भले ही इनका गठबंधन रहा हो, लेकिन आज सबसे बड़े खलनायक इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार ही हो गए हैं। और इसकी शुरुआत कब से हुई? दिल्ली बैठक में जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए, उसके बाद लालू यादव और नीतीश कुमार उठ करके चले गए थे सीधे पटना। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी थी उसमें भी नहीं शरीक हुए। उसी समय से देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के तेवर बदले नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह से इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन खत्म होने से प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकेंगे? क्या प्रधानमंत्री की जो प्लानिंग थी उसमें वो सफल हो गए हैं? अभी के देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि सफल हो गए हैं। इन दोनों सवालों पर खरे उतरते हैं कि इंडिया गठबंधन को भी खत्म लगभग कर दिए हैं और अपना रास्ता भी साफ कर दिए हैं, जो इंडिया गठबंधन से उनके सामने आसन्न खतरा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुरू से कहते आ रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में फिर से नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती है। अमित शाह ने कुछ महीनों पहले कहा था कि एनडीए गठबंधन में सारे दरवाजे बंद हो गए हैं नीतीश कुमार के लिए। और जब 2 अगस्त 2022 को एनडीए गठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार लालू यादव के साथ आए थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाए थे और बीजेपी को टाटा बाय बाय बोले थे, तो उस समय इन्होंने ही कहा था कि अब चाहे भले ही मैं जमीन में दफन हो जाऊं, लेकिन बीजेपी और एनडीए में कभी नहीं जाऊंगा।
और इसके उलट अमित शाह ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल नहीं किया जाएगा। गिरिराज सिंह ने, जो कि मंत्री हैं मोदी सरकार में, तंज कसते हुए कहा कि नीतीश चाहते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। इंडिया गठबंधन के लिए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का कहना है कि मैं मैके चली जाऊंगी, मैके मतलब एनडीए में, और इंडिया वालों तुम देखते रहियो। तो क्या चल रहा है ये बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में? कभी हाँ कभी ना। कभी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में शामिल होने वाले हैं नीतीश कुमार, और कभी मायके जाने मायके आने की बात कही जाती है, और यह भी कहा जाता है कि मायके में उनके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। आज ही कहा है गिरिराज सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इंडिया गठबंधन बनने पर इसे इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, तो क्या क्या नाम दिया था, और इसे खत्म होने की भविष्यवाणी की थी। तो उस भविष्यवाणी के पीछे का सच सुनिए क्या है। इसके पीछे का सच ये है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 303 सीटें जीत करके राज कर रहे हैं, अगर इनकी 40 सीटें कम कर दिया जाए तो ये धड़ाम से गिर जाएंगे और इंडिया गठबंधन की जीत हो जाएगी। ये बात इन्होंने तब कही थी जब इंडिया गठबंधन बना था, और उसी 40 सीट को कम करने के लिए इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया, और चाणक्य की तरह कसम खा लिया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। चाणक्य ने भी कसम खाई थी कि जब तक नंद वंश को खत्म नहीं कर देंगे तब तक चोटी नहीं बांधेंगे, जब तक चंद्रगुप्त मौर्य को राजा नहीं बना देंगे तब तक हम चोटी नहीं बांधेंगे। वही कसम खाई थी नीतीश कुमार ने। लेकिन उस कसम का क्या हुआ? और उस कसम का क्या हुआ कि अब मैं एनडीए या बीजेपी में कतई नहीं जाऊंगा, भले ही हमें जमीन में दफन होना पड़े। लेकिन ये राजनेताओं की बातें हैं, इनकी बातों का कोई दम नहीं होता है। ये थूक करके चाटने और चाट करके थूकने में माहिर होते हैं। न तो अमित शाह को अपनी कही हुई बात का याद है कि सारे दरवाजे बंद हैं, और न नीतीश कुमार को याद है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी कि जमीन में दफन हो जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे। और जिन कारणों से इन्होंने एनडीए गठबंधन बीजेपी का साथ छोड़ा था, क्या वे कारण खत्म हो गए? इन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, खरीद करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और जब इसकी भनक हमें लगी तब मैंने गठबंधन को तोड़ दिया, एनडीए से अलग हो गया, और मैं बिहार में गठबंधन जनता दल के साथ बना करके, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके अपनी सरकार बना लिए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो प्रयास किया, इसे मानना पड़ेगा कि ईमानदारी से प्रयास किया था। लेकिन एकाएक कौन सा सांप सूंघ गया इन्हें, जो फिर से एनडीए में जाने के लिए लालायित हो गए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ क्या डील हुई है? प्रधानमंत्री तो बनाएंगे नहीं इनको। हो सकता है कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल में इन्हें ले लिया जाए 2024 जीतने के बाद, अगर जीतेंगे तो इससे ज्यादा इन्हें कोई कुर्सी नहीं मिल सकती है। यहां तक कि गृह मंत्री तक की कुर्सी इन्हें नहीं मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी गृह मंत्री अमित शाह है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई में बनती है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह ही रहेंगे। किसी नीतीश कुमार या किसी और को अवसर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो कुछ चल रहा है, जो देखने में आ रहा है, इससे यही कहा जा सकता है कि जिस नीतीश कुमार ने इंडिया को बनाया वही इंडिया को बिगाड़ भी रहे हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार की ही चाबी नहीं भरी है मोदी ने, बल्कि दूसरे घटक दलों को भी मोदी ने सीबीआई, ईडी, आईटी से डरवा करके अपनी बात मनवाने और इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वो चाहे हेमंत सोरेन हो, तमाम घटक दलों के साथ नरेंद्र मोदी ऐसी रणनीति अपना रहे हैं कि सभी दल, घटक दल छिन्न भिन्न हो जाए, अलग हो जाए और उनका रास्ता साफ हो जाए। और इसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर एनडीए में फिर से जाएंगे तो ये कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, बल्कि खोने वाले हैं। अपनी साख सबसे पहले खोएंगे, उसके बाद इनका विश्वास कोई नहीं करेगा। और बिहार में तो बिहार की जनता इनके ऊपर थू थू करेगी। नीतीश कुमार की जो साख पहले से रही है उसे बहुत कुछ गंवा चुके हैं इस तरफ और उस तरफ आने जाने से। लेकिन जो कुछ बची हुई साख है उसे भी गंवाना चाहते हैं और अपनी भद पिटवाने पर उतर आए हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर उतारू हो गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की न सिर्फ छवि खराब होगी, बल्कि एक कद्दावर नेता का जो इन्हें दर्जा मिला हुआ है, सुशासन बाबू का जो तमगा मिला हुआ है, वह तमगा, वह दर्जा हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और नीतीश कुमार की राजनीति ही खत्म हो सकती है। विधानसभा भंग करने के लिए लालू यादव से परामर्श कर रहे हैं नीतीश कुमार, कर रहे थे, लेकिन लालू यादव इस पर राजी नहीं हुए कि जो सत्ता मिली हुई है उसे खो करके हम दूसरी बार से सत्ता बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बार भी नहीं मिल पाई सत्ता तो जो 1.5 साल का समय बचा हुआ है राज करने का, यह भी हाथ से जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, इतिहास गवाह है इस बात के लिए। 2004 में प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले चुनाव कराया था और शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था कि पूरा भारत चमक रहा है। और जब इलेक्शन हुआ, परिणाम आया तो कांग्रेस की भारी जीत हो गई। तो जो उनके पास कुछ महीनों का समय था उसे भी गंवा दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने। लालू यादव का कहना है कि अटल बिहारी की तरह भूल मत कीजिए, सरकार को, विधानसभा को भंग मत कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं, अपने अड़ियल स्वभाव का परिचय देते हुए एक कारण ये है लालू और नीतीश में आपसी रंजिश का, और दूसरा कारण ये है कि जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की गई, 24 जनवरी को उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, तो बड़े धूमधाम तामझाम से नीतीश कुमार ने मनाया था। लगभग 2 लाख लोग इकट्ठा हुए थे उस समारोह रैली में। उस समय इन्होंने जो बात कही थी, कर्पूरी ठाकुर के कंधे पर बंदूक रख करके बंदूक लालू यादव की तरफ कर दी थी और कहा था कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी परिवारवाद का समर्थन नहीं किया और परिवारवाद चलाने के लिए
उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। तो सीधा सा अर्थ लालू यादव पर कटाक्ष था। वही लालू यादव जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, वही लालू यादव जिन्होंने एनडीए से आने के बाद इनका फूल माला से स्वागत किया था, उन्हीं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी। और इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया। आज की बात है, और 3 ट्वीट थे जो कि नीतीश कुमार के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर रहे थे। नीतीश कुमार भड़क गए, बुरी तरह से नाराज हो गए, और उसके बाद से जो सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, उससे यही कहा जा सकता है कि कल 26 जनवरी को छोड़ करके किसी भी दिन वह एनडीए में शामिल हो जाएंगे। 27 को, 28 को, किसी भी तिथि को शामिल हो जाएंगे और इंडिया गठबंधन को बाय बाय टाटा बोल देंगे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चल रहे हैं और फिर से नरेंद्र मोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी क्या डील हुई है नरेंद्र मोदी से, यह बात तो नरेंद्र मोदी जाने और नीतीश कुमार जाने। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री पद का डिमांड कर रहे हैं नीतीश कुमार। मई 2024 में अगर मोदी की सरकार बनती है तो क्या गृह मंत्री अमित शाह को नज़रअंदाज करके किसी उप प्रधानमंत्री पद को क्रिएट करेंगे नरेंद्र मोदी और इतनी बड़ी मांग मांगेंगे? और दूसरा सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही अमित शाह हैं, वही नरेंद्र मोदी हैं जो 2022 में, अगस्त 2022 में जिनको छोड़ करके अपनी सरकार लालू यादव के साथ मिलकर के बनाई थी। तो क्या इनके पार्टी के साथ भीतरघात अब नहीं करेंगे? क्या इनके पार्टी को अब नहीं खा जाना चाहेंगे? उस समय नीतीश कुमार ने कहा था हमारी पार्टी को खा जाना चाहते थे, विधायकों को करोड़ों रुपए दे करके खरीदना चाहते थे। तो क्या अब नहीं खाएंगे? यह सवाल शायद नीतीश कुमार के ध्यान में नहीं आ रहा है और पिछले सारे दास्तान को, पिछले इतिहास को भूल चुके हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2024 जीतने और कोई बड़ा पद हासिल करने का ख्वाब ही दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन इन्होंने इसलिए बनाया था कि ये प्रधानमंत्री बन सके, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके और नरेंद्र मोदी की कुर्सी को छीन सके। लेकिन इनका यह सपना साकार नहीं हो सका। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा, अरविंद केजरीवाल सहित 12 घटक दलों ने समर्थन किया। उसके बाद से इंडिया छोड़ने का मन बना लिए थे, लेकिन सवाल किया जाता था कि क्या आप इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, क्या आप छोड़ना चाहते हैं? तो इन्होंने हमेशा इनकार किया, नहीं हम इंडिया गठबंधन में थे, हैं और रहेंगे। लेकिन एकाएक इन 2 दिनों के घटनाक्रम में जो परिस्थितियां बन गई है, उससे यही लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने चाल में सफल हो गए हैं। उन्हें जब लगा कि बिहार से झटका मिलेगा, पिछले बार 40 में 39 सीटें जीत करके गए थे, और दूसरा झटका इन्हें बंगाल से लग रहा है, तीसरा झटका पंजाब से लग रहा है, तो बंगाल की ममता बनर्जी और पंजाब के अरविंद केजरीवाल से भी डील कर लिया है। अरविंद केजरीवाल से क्या डील हुई है, उसके बारे में यही कयास लगाया जा रहा है कि उनके सामने जो हर चौथे 10वें दिन सम्मन जाया करता था, वो सम्मन नहीं जाएगा और गिरफ्तारी की तलवार नहीं लटकेगी। अलबत्ते संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को छोड़ दिया जाएगा।
तो इस पर क्या केजरीवाल राजी हो गए हैं और क्या नरेंद्र मोदी के चाल को, फितरत को वो नहीं समझ रहे हैं? और ममता बनर्जी जिन्होंने कि गठबंधन बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, मल्लिकार्जुन के नाम का प्रस्ताव रखा था प्रधानमंत्री पद के लिए और बड़ी उम्मीदों के साथ गठबंधन से जुड़ करके गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहती थी, एकाएक कैसे उन्होंने कदम वापस ले लिया और यह कह दिया कि हम गठबंधन को तिलांजलि दे रहे हैं और हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले बीजेपी को हराएंगे। तो ये सब जो हो रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, ये सब पूर्व नियोजित ढंग से हो रहा है। और जैसा कि गठबंधन बनते समय जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसको चरितार्थ करने का काम किया है। अब सवाल उठता है कि क्या गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएगा? क्या गठबंधन संविधान, लोकतंत्र और इस देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को बचा पाएगा? हमें लगता है कि गठबंधन की जरूरत ही नहीं रहेगी जब नीतीश कुमार निकल जाएंगे, मायावती निकल जाएंगी, केजरीवाल निकल जाएंगे, तो सिर्फ उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव और 2-3 जो एलआई हैं, जितने भी हैं, सिर्फ इनसे गठबंधन नहीं आगे बढ़ पाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जन समस्याओं को सामने रख करके मोदी सरकार को जिस तरह से चुनौती दिया है, इंडिया गठबंधन अगर खत्म हो जाएगा तब भी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी। क्योंकि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और यहां तक खबर आ रही है कि हो सकता है कि बंगाल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उनकी भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी के सपने कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि तीसरी बार हम सरकार नहीं बना पाएंगे अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफलतापूर्वक महाराष्ट्र तक पहुंच जाएगी। तो अपार जन समर्थन मिल रहा है, बंगाल में तो और ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। इतनी भीड़ तो किसी रैली में नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग खरीद करके लाए जाते हैं, बसों में भर करके लाए जाते हैं, प्रशासन सक्रिय होता है तब भीड़ होती है। लेकिन पदयात्रा में स्वतः स्फूर्त भीड़ है, इसे बुलाया नहीं जा रहा, अपने से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये भीड़ इकट्ठा हो रही है और इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से सहमी हुई है। इंडिया गठबंधन को अगर खत्म कर देगी, इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न कर देगी, तब भी वो डरती रहेगी कांग्रेस से, राहुल गांधी से। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार हुई थी और राहुल गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उठ खड़े हुए थे। लेकिन जो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा है, न्याय यात्रा है, इसकी सफलता इन्हें वोटों में तब्दील करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का अगर 50 सीट भी कम कर दिया जाए तो उसकी बुरी तरह से हार हो जाएगी और ये 50 सीटें कम होने जा रही हैं। राहुल गांधी अकेले ही कम कर देंगे 50 सीटें कम इस पदयात्रा के जरिए। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। कर्नाटक में कुछ सीटें मिली थी, वो सीटें भी नहीं मिलने वाली है, थोड़ी बहुत सीटें हो सकता है कि मिल जाए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग हो चुकी है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है,
उससे यही लगता है कि दोनों पार्टियां सफल होंगी और इनकी जो 62 सीटें हैं, कम से कम 20 सीटें तो उत्तर प्रदेश अकेले से कम हो जाएंगी, बाकी कर्नाटक से कम होगी, बंगाल से कम होंगी, दक्षिण में जो 2-4 सीटें मिली थी वो कम होंगी, और महंगाई बेरोजगारी की वजह से इनका जो 100% सीटें लाते थे गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से, उसमें भी सेंध लगने जा रही है। क्योंकि 3 राज्यों में भले ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई हो और कांग्रेस की हार हुई हो, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। कम से कम 11 लाख मतदाता बढ़े हैं इन 3 राज्यों में। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस अकेले ही हरा देगी, ये हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।